हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे थे मार्किंग टूल और मार्किंग टूल के अंदर हमने स्क्राइबर कर लिया था। सो गाइज आज हम करेंगे आगे पंच। पंच होता क्या है? ये जो बुक की पीडीएफ है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट बुक से जो पीडीएफ ली है मैंने, और मोस्टली क्वेश्चन इसमें से पुट होंगे, देख लेना आप चाहे। और टेक्स्ट बुक के जो भी आप जब तक डालेगा टेक्स्ट बुक का CBT 2 का पार्ट बी का सिलेबस, उसमें मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पुट हुए हैं और उसमें भी आएंगे। तो इसका जो पेपर है पार्ट बी का बहुत टफ आया था पिछली बार लास्ट टाइम। तो इस बार अच्छे से प्रिपरेशन करना, कोई चीज़ छोड़ना मत। तो मैं अच्छे से ही प्रिपरेशन करा रहा हूँ, कोई छोड़ नहीं रहा चीज़। तो पंच देखते हैं होता क्या है। सब्सक्राइबर से जो अपने, जैसे कि मान लो एक जॉब है, ये है आपका जॉब, है ना। इसके ऊपर आपको मार्किंग करनी है, इसके ऊपर आपको मार्किंग करनी है। तो उससे पहले लगाएंगे मार्किंग मीडिया, और मार्किंग मीडिया कलर लगा देंगे, मतलब इसको कलरफुल कर देंगे। कलर लगा दिया। अब इसके ऊपर सब्सक्राइबर है जो उससे लाइन खींच सकते हैं अपने, है ना, सीधी लाइन खींच सकते हैं। इस मार्किंग मीडिया के ऊपर ढंग ढंग से लाइन अच्छी तरह से खींची जाएगी ना। तो इस मार्किंग को पक्का भी करना है। उस पक्का करने के लिए एक पंच आता है, जैसे ये पंच का डायग्राम देखो, ये वाला। अब इससे ऊपर जो हेड है इसका, इससे हथौड़े से धीरे 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 मारते रहते हैं, और यहाँ पे जो निशान है वो लगते रहते हैं। मैं बता देता हूँ आपको निशान कैसे लगेंगे। ऐसे मार्किंग पक्की हो जाती है। हथौड़े से धीरे 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 मारते रहते हैं तो पक्की मार्किंग हो जाती है। ये डॉट 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 लग जाते हैं, जिससे क्या है, मार्किंग पक्की हो जाएगी। तो पंच का काम क्या होगा? डॉट लगा दिए जाते हैं, है ना। ये जो लाइन से 2.5 mm, ये जो पहला डॉट है और दूसरा डॉट है, उसके बीच की दूरी है 2.5 mm की दूरी से पंच की सहायता से बिंदु लगा दिए जाते हैं। तो जो पंच दोबारा लगाएंगे बिंदु, तो वो स्थाई हो जाएगा, वो स्थाई मार्किंग होगी आपकी। ठीक है। जॉब को बार बार छूने, या अब आप क्या करोगे, जॉब को एक मशीन से दूसरी मशीन पे लेके जाओगे, या कोई और प्रोसेस करना है, हाथ लगाओगे तो ये जो नॉर्मल स्क्राइबर से लाइन खींची वो मिट जाएगी। तो इसीलिए पक्की मार्किंग करना ज़रूरी है। मिट जाएगी ना, इसलिए पक्की मार्किंग स्थायी बनाने के लिए ज़रूरी है। और उस स्थायी बनाने के लिए जिसका टूल का यूज होता है उसे पंच बोलते हैं अपने ना। ये जो मैंने बताया था, डॉट 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 लगाएंगे ये हथौड़े और पंच की सहायता से। ठीक है। ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो भी कटिंग औजार, ये तो हाई कार्बन स्टील का है ही, जो भी कटिंग टूल है सारे के सारे, कटिंग टूल है ना जो भी, वो हाई कार्बन स्टील के ही बने हुए हैं। HCS, हाई कार्बन स्टील, याद रखना आप लोग, इसके ही बने होते हैं सारे के सारे। हैमर से चोट मारते हैं उसे हेड बोलते हैं। ये जो है ना, ये जो दिख रहा है हेड, ये हेड है, यहाँ पे हैमर से चोट मारे, ये देखो, ये इसका हेड है पंच का। ठीक है। फ्लैट होता है, जिस भाग से बिंदु बनते हैं उसे पॉइंट बोलते हैं। ये जो नीचे वाले हैं ना, ये जो पंच बना के बता देता हूँ मैं आपको, ये पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है। इसके अलग अलग एंगल होते हैं, इसके अलग अलग एंगल होते हैं पॉइंट के। ठीक है। यह भाग नुकीला और हार्डवेयर टेम्पर किया होता है, नुकीला होता है और हार्डवेयर टेम्पर किया होता है। तो हार्ड और टेम्पर क्यों होता है? क्योंकि इसको अलग अलग मेटल पे जाना है, अलग अलग मेटल पे मार्किंग करनी है। तो इसीलिए इसको और ज़्यादा हार्ड बनाया जाता है, ताकि ये और स्ट्राइक, अच्छे से स्ट्राइक को झेल सके। बीच के भाग को बॉडी बोलते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है जो बॉडी है इसकी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जहाँ भी ऐसा कोई उपकरण, चाहे स्क्राइबर हो, चाहे पंच हो, चाहे चीजल हो, छेनी हो, तो उसमें ऊपर का भाग होगा टैंग, टैंग, और ये होगा शैंक। जैसे कि जो रेती होती है उसके ऊपर वाला भाग भी टैंग है। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार कि रेती के जिस भाग पे हैंडल को लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? टैंग बोलते हैं। ये शैंक, टैंग से नीचे वाला हिस्सा जो बॉडी है वो शैंक होती है। ठीक है।
एक मिनट इसको ना क्लियर कर देते हैं, अपने बारी बारी समझाना पड़ेगा यहाँ से। बेलनाकार या षट भुजाकार भाग भी हो सकता है, ठीक है। इसकी जो बॉडी है ना, ये बेलनाकार भी हो सकती है और षटभुज भी हो सकती है। पंच बहुत प्रकार के होते हैं, डॉट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच, पिन पंच, बेल पंच, सॉलिड पंच, होलो पंच, वेड पंच और अक्षर और संख्या पंच, बहुत प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले अपने जानते हैं डॉट पंच के बारे में। इस वीडियो को मैं ना पीडीएफ में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये हर एक जगह डायग्राम बनाना आसान नहीं है, और डायग्राम बनाऊंगा ना भी और आपका भी, तो इसीलिए जो पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो और कोई दिक्कत वाली लिख लिख के पढ़ाने को पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत से डायग्राम है, बनेंगे नहीं, आसानी से नहीं बनेंगे। ये कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं डॉट पंच। ये जो एंगल है, ये एंगल जैसे कि ये पंच है, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का होता है। ये देखो दिखाया गया ना इसमें 60 डिग्री, बस ये ध्यान रखना आपको। इसका जो कोण है 60 डिग्री का होता है। पॉइंट कोण कम होने के कारण, अब एक बात और है, ये जो एंगल है 60 डिग्री है, अगर और छोटा बना दें, ये पॉइंट कोण कम हो गया ना, ये 60 डिग्री बड़ा दिख रहा है एंगल, ये छोटा दिख रहा है ना कोण। अब छोटा बनाएंगे ना तो और ज़्यादा गहरा गड्ढा होएगा ऊपर से ठोकेंगे तो, ठीक है। इसका जो उपयोग है वो त्रिज्या, चाप आदि खींचने के लिए किया जाता है। कभी कभी वृत्त के केंद्र लगाने के लिए भी किया जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एंगल, और एक इसका बना होता है, और ये का क्या काम आता है, ठीक है। ये जो दो ऊपर जो हथौड़े और इसके बीच में जो गैप रखना है वो 40 mm, मतलब 4 सेंटीमीटर का गैप रखना है, ताकि और ज़्यादा भी स्ट्राइक ना हो, इसको धातु चादर को पार भी ना कर जाए। इसका इतना एंगल रखना होता है, ठीक है। डॉट पंच के आगे चलते हैं अपने सेंटर पंच। ये डॉट पंच के जैसा ही होता है, साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है। इसका पॉइंट का कौन सेंटर है ना, तो सेंटर होगा 90 डिग्री। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये देखो दिया गया है ना, ये एंगल ये 90 डिग्री का होता है। अब जैसे कोई मेटल है, इसके ऊपर आपको ड्रिल करनी है, ये ड्रिल का बिट है, ड्रिल की बिट है जो ड्रिल करनी है आपको ऊपर से नीचे तक। तो ये ड्रिल बिट कभी इधर सिरकेगा, कभी इधर सिरकेगा, कभी इधर, है ना। तो ये टिक नहीं पाएगा। इसको एक जगह टिकाने के लिए इसके अंदर होल कर लिया जाता है थोड़ा सा। वो किससे किया जाता है, वो सेंटर पंच से किया जाता है। तब ये ड्रिल करेंगे तो ड्रिल आसानी से नीचे बैठ जाएगा और ड्रिल हो जाएगी आसानी से। तो ड्रिल का जो बिट है वो मूवमेंट नहीं करेगा, जिससे ड्रिल पॉइंट आसानी से पंच द्वारा लगाए गए सेंटर में बैठ सके, ठीक है। ड्रिल करने से पहले सेंटर पंच का यूज करते हैं। इसकी लंबाई 100 mm तथा व्यास 10 mm, 100 mm 10 सेंटीमीटर, और व्यास है जो 1 सेंटीमीटर होएगा, है ना। सेंटीमीटर का पता ही होगा। इसका उपयोग सुराखों के केंद्र को लोकेट करने के लिए, ड्रिल करनी है जो सेंटर में, उसका सेंटर को लोकेट करना है कि कहाँ जानी है ये ड्रिल। इसके अतिरिक्त उपयोग केंद्र चौड़ा करने के लिए भी किया जाता है। अब आगे है जो डॉट पंच और सेंटर पंच में जो अंतर है, इसका एंगल 60 डिग्री होता है वो, है ना, और इसका होता है 90 डिग्री। इसका जो प्रयोग है त्रिज्या चाप खींचने के लिए होता है, सुराखों को केंद्र को लोकेट करने के लिए होता है। ये हल्का होता है, ये भारी होता है, ठीक है। आगे है प्रिक पंच। प्रिक मतलब और ज़्यादा बारीक। और ज़्यादा बारीक कैसे होएगा, ये जो नीचे का एंगल है ना इसको और कम करेंगे। इसका एंगल होता है 30 से 60 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री होता है। ये हाई कार्बन स्टील से ही बने होते हैं। ये सारे के सारे कटिंग टूल हाई कार्बन स्टील से बने होंगे, लेकिन ये मार्किंग टूल है, ठीक है। पॉइंट काउंट कम होने के कारण डिवाइडर की नोक को बहुत यथार्थ स्थिति से प्राप्त होती है, इसलिए इसका उपयोग बहुत वक्र कर्व खींचने के लिए, केंद्र लगाने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग है हल्की धातु जैसे कि पित्तल, तांबा, एल्यूमिनियम, ये मुलायम धातु होती है ना, हल्की धातु। तो हल्की धातु में जो बड़ा एंगल वाला जो पंच है उसका निशान नहीं लग पाएगा, उससे मार्किंग ढंग से नहीं हो पाएगी। इसीलिए प्रिक पंच जो जिसका कोण का एंगल छोटा होता है उसका यूज करते हैं, ताकि मुलायम धातु पे आसानी से ये लाइन लगा सके। ये देख लो 30 डिग्री वाले पिक पंच का उपयोग डिवाइडर को सही स्थिति में रखने के लिए किया जाता है। डिवाइडर, डिवाइडर देखा है ना, ये दो टांगे होती है जो प्रकार होता है, इसके आगे सुई लगी होती है, और ये ऐसा डिवाइडर प्रकार के साथ आता है ना, जो वो देखा होगा वो डिवाइडर।
तो सही सीधी मेटल है, जो सही मेटल है, समतल प्लेन है, इस पे डिवाइडर तो फिसलेगा, लेकिन ये पंच कर देंगे, इधर इधर होल कर देंगे, तब ये डिवाइडर की नोक इसमें फंस जाएगी, तब आसानी से लाइन लग जाएगी। ठीक है। जबकि 30 डिग्री वाले का तो होता है डिवाइडर के लिए यूज, और 60 डिग्री वाले का होता है विटनेस मार्किंग करने के लिए किया जाता है। प्रिक पंच का उपयोग सेंटर पंचिंग से पहले केंद्र निर्धारण में किया जाता है। अब सेंटर पंच से पहले केंद्र निर्धारण में भी करेंगे। अब ये जैसे मेटल है, इस पर आपको ड्रिल करनी है, ड्रिल करने के लिए सेंटर पंच लगाना पड़ेगा, उससे पहले प्रिक लगाएंगे, फिर सेंटर लगाएंगे, फिर ड्रिल करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे है पिन पंच। इसका जो यूज है मार्किंग के लिए नहीं होता। ये जैसे जॉब है, कोई जॉब के अंदर कोई होल है, ये जो होल दिख रहा है, इस होल में कोई चीज़ फंस गई या नीचे कोई चीज़ फंस गई इस होल में, तब ये जो पिन होती है ना, इसमें कोई एंगल तो होता नहीं, ये पिन है, इसको इसको लगा के ऊपर थोड़े से मार दी जाता है, तो ये जो यहाँ पे जो चीज़ फंसी हुई है वो नीचे निकल जाती है। इसके लिए किया जाता है, जॉब में फंसी हुई डोवेल पिन या टेपर पिन को निकालने के लिए किया जाता है। इसकी नोक तो होती नहीं, क्योंकि एंगल होता ही नहीं इसमें, बेलनाकार पिन होती है। ये जो पिन है, ये भी इधर भी जो पिन थी वो बेलनाकार होती है। ये 100 mm से 150 mm की लंबाई में और 3 mm से 8 mm के व्यास में उपलब्ध रहते हैं। 100 mm 10 सेंटीमीटर, 150 mm 15 सेंटीमीटर, और जो इसकी व्यास है 3 mm से 8 mm तक का होता है। आगे है सॉलिड पंच। सॉलिड पंच का डायग्राम पहले दिखा दूँ मैं आपको, है ना। ये जो दिख रहा है आपको शीट मेटल अंदर, और नीचे लकड़ी लकड़ी रखी हुई है, ये लकड़ी है, और ऊपर पंच है, और ये शीट है, शीट बोल दो या फिर जॉब बोल दो। अब इसके नीचे वो लकड़ी इसलिए रखेंगे और बाद में पंच लगाएंगे इसमें होल करने के लिए। अगर ज़मीन पे रखेंगे तो ढंग से होल नहीं हो पाएगा, अगर नीचे मेटल रखेंगे तो भी होल नहीं हो पाएगा, इसलिए नीचे लकड़ी रखते हैं, ताकि ये लकड़ी लकड़ी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो होल करने के लिए सॉलिड पंच का यूज करते हैं। इस पंच का उपयोग सीट या गर्म लोहे के पीस को आर पार छिद्र करने के लिए किया जाता है। एक ही साइज के छिद्र करना असंभव होता है, क्योंकि कभी कभार ज़्यादा हैमर से स्ट्राइक हो जाएगा, कभी कम स्ट्राइक हो जाएगा, कभी इम्पैक्ट कम होएगा, कभी ज़्यादा होएगा ना। शीट मेटल या ब्लैक स्मिथी, जो लोहार वगैरह होते हैं वो यूज करते हैं इसका। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार। छिद्र करते समय सीट के नीचे डाई रखनी चाहिए, यहाँ तो लकड़ी रखी हुई है, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ चल सकता है। आगे है होलो पंच। जो ये एक कोई भी मान लो चक्की है, जैसे चक्की पे आपने बेल्ट देखा होगा ना, वो घूमता है बेल्ट, इधर मोटर लगी होती है, इधर चक्की घूमती है, ऐसे बेल्ट होता है ना, कन्वेयर बेल्ट। अब उस बेल्ट को ऐसे मान लो ये बेल्ट है, इसका एक टुकड़ा दूसरे दूसरे बेल्ट से जोड़ेंगे, ये वाला। अब ये जुड़ेगा कैसे, इसके अंदर होल निकाले जाते हैं, होल निकाल के इसके अंदर नट लगाए जाते हैं, नट अंदर बैठ जाते हैं इसके, तब ये बेल्ट दोनों आसानी से जुड़ जाते हैं। अब इस चमड़े के अंदर से होल निकालने के लिए इस होलो पंच का यूज होता है। अब देखो, मुलायम पदार्थों जैसे बड़े छिद्र करने के लिए किया जाता है, पॉइंट वाले भाग की परिधि के चारों ओर ग्राइंड करके धारदार बनाए। ये होल होता है चार, मतलब ये जो नीचे जो होल कर रहा है ना, जो ऐसा पंच होता है, ये नीचे होल, ऊपर ऐसे ऐसे, बीच में ये ना एक गैप सा दिया होता है। यहाँ से जैसे सीट मेटल है, सीट सीट अंदर अंदर गई, ये सीट यहाँ से भर जाती है, मतलब बारी बारी यूज करेंगे तो यहाँ से सीट बाहर निकलती रहती है ना। तो चमड़े में होल करने के लिए, चमड़े की सीट, रबड़ की सीट, गत्ता आदि में सुराख करने के लिए इसका यूज करते हैं। 1.5 mm से 13 mm तक के साइज में 1 mm के अंदर पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये साइज सुई जितना ध्यान में नहीं रखना जितना कि इसका यूज है, यूज ज़्यादा ध्यान में रखना है। आगे है अक्षर और संख्या पंच। ये जो आपने कोई जॉब बनाया, इसके ऊपर एक अक्षर लिखे होते हैं ना, ABCD, ऐसे दबा के लिखे होते हैं मेटल को, और 1 2 3 4, ये जो ABCD वाले अक्षर हैं इसे तो बोलते हैं अक्षर पंच, अक्षर पंच। और जो 1 2 3 4 ये जो लिखे हुए हैं इसको बोलते हैं नंबर पंच। ये फर्क है इनमें, अक्षर और नंबर पंच। इस पंच का प्रयोग कार्यखंड के ऊपर अक्षर और संख्या को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। बॉक्स सेट में 0.8 mm से 13 mm तक के आकार वाले पंचों को रखा जाता है। एक चीज़ और बता दूं मैं, जो नंबर होते हैं वो 0 से लेके 9 तक ही होते हैं।
जो 1 और 0 से 10 बन जाएगा, 11 बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, और जो वो होते हैं वो 26 होते हैं। लेकिन उसमें डब्लू को एम मान लिया जाता है, जो अक्षर पंच होता है डब्लू को एम मान लिया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये जो नंबर ये जो सीट मेटल है, कोई जॉब है, अब ये अपने को पता नहीं है ये हार्ड है कि थोड़ा मुलायम है। तो इसकी जांच के लिए इसके मान लो इसके ऊपर यूज करेंगे अपने पंच का, तो उससे क्या होएगा, और उससे ये अगर हार्ड मेटल है तो वो अपना पंच पंच पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे पंच क्या खराब हो जाएगा, उसका जो आगे वाला एंगल है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए यूज क्या करते हैं, पहले फाइल मतलब रेती से चेक करते हैं, इसको रगड़ के, इसको रगड़ते रहते हैं, चेक करते हैं कि धातु मुलायम है या नहीं, रेती से चेक कर लेते हैं ये, ठीक है। सतह की जांच रेती से करते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, कठोर है या मुलायम है उसका पता चल जाता है। ये देखो, अगर कोई अक्षर जो नंबर लगाते हैं इस सीट पे, उसको उस प्रक्रिया को इचिंग बोलते हैं, इचिंग विधि बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई अंग्रेजी का MWIT अक्षर है, उसके लिए ज़्यादा जोर लगेगा, अधिक स्पष्ट प्रहार की आवश्यकता, हथौड़े से ज़्यादा प्रहार, और जो ये प्रहार करना है वो एक ही झटके में करना है, एक ही बार में करना है। पंच को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए हथौड़े से प्रहार करना है, और इसको कोई एंगल वगैरह पे नहीं रखना, वरना ढंग से जो छपेगा नहीं अक्षर जो छाप रहे हैं अपने। पंच को प्रयोग करते समय सावधानियां क्या क्या, ये लाइनों में क्वेश्चन आ सकता है। अत्यधिक कठोर धातु पर डॉट पंच यूज न करें, क्योंकि पंच पर इम्पैक्ट इतना पड़ेगा कि पंच खुद खराब हो जाएगा। कार्य से पूर्व पंच के कोण की जांच करें कि इसका एंगल कितना है, सही है कि नहीं है। जैसे प्रिक पंच का 30 डिग्री 60 डिग्री होता है, सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है, डॉट पंच का 60 डिग्री होता है, ये वाले एंगल जरूर चेक करें। पंच की लंबाई के अनुसार ही हथौड़े का यूज करें। मोटे कार्यखंड पर खोखले पंच का प्रयोग न करें। खोखला पंच मतलब जैसे चमड़े के अंदर से जो सुराख निकाले थे ना, उसका। पंच की धार हमेशा तेज रखें। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि जो ये टूल आ रहे हैं वो फीटर में भी काम के हैं, डीजल में भी काम के हैं, ट्रैक्टर में भी, और भी मैकेनिकल की जितनी भी ट्रेड है उसमें सारे के सारे काम के हैं, लेकिन मैंने लिख इसको डीजल मैकेनिक रखा है, ठीक है। तो देख लेना अपने हिसाब से, कुल मिला के पढ़ लो यार, जैसे भी आपको पढ़ा जाता है आपसे। आगे है क्लीनिंग औजार। क्लीनिंग औजार, जैसे आपने कोई जॉब बनाया, उस जॉब के ऊपर जो इरेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी मतलब कि खड्डे हैं कहीं से ऊपर उभरी हुई है जॉब, तो इसको साफ करना जरूरी होता है ना। जैसे लकड़ी का आपने रंदा देखा होगा, लकड़ी निकलती रहती है, लकड़ी के चिप्स निकलते रहते हैं, रंदा मारते हैं तो जब लकड़ी की सफाई करते हैं, तो उसी प्रकार से एक स्क्रैपर होता है, वायर ब्रश होता है। वायर ब्रश तो आपने देखा ही होगा। एमरी पेपर यानी कि रेगमार बोलते हैं ना जिसको, रेगमार, वो एमरी पेपर होता है। तो इस प्रकार कार्यखंड कोई भी कार्य करने से पूर्व कार्यखंड की सफाई करना प्राथमिक आवश्यकता है, तो क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले स्क्रैपर यूज करते हैं। स्क्रैपर का डायग्राम देख लो आप, ये देखो डायग्राम। ये जो एक रेती होती है ना फाइल, उस फाइल को फोर्ज करके बनाया जाता है। फोर्ज मतलब कि गर्म करके जो शेप देते हैं और आगे थोड़ा सा गोलाई रखते हैं, ऐसा ऐसा करके। तो स्क्रैपर बनता कैसे है, पुरानी फाइलों से बनता है, पहली बात तो ये। अब मैंने बोला था जो भी कटिंग औजार होंगे, ये जो कटिंग ही तो कर रहे हैं, ये क्लीनिंग औजार है, लेकिन कटिंग ही तो कर रहा है ना ऊपर से। ये हाई कार्बन स्टील, देख लो, हाई कार्बन स्टील टूल स्टील के बनाए जाते हैं। इन्हें गर्म करके आवश्यकता अनुसार किसी भी आकार व आकृति कटिंग एज बनाई जा सकती है, जिसे बाद में हार्ड व टेम्पर करने के पश्चात ग्राइंड करके धार लगा दी जाती है। इसके जो आगे वाला नोक है ना, जो कर रहा है, काम कर रहा है, उसको हार्ड व टेम्पर किया जाता है। हार्ड व टेम्पर इसलिए किया जाता है ताकि वो और ज़्यादा हार्ड हो सके, इम्पैक्ट झेल सके, अच्छे से सफाई कर सके, लॉन्ग टाइम तक चल सके, ठीक है। अगर हार्ड व टेम्पर नहीं करेंगे तो जल्दी घिस जाएगा। धार के अधिक शार्प करने के लिए उसे आयरन स्टोन पर रगड़ कर फिनिशिंग दी जाती है। एक ऐसे पत्थरी सी बोलते हैं ना, जिसको पत्थरी होती है, पेट वाली पत्थरी नहीं, जिस पे रगड़ी जाती है ना, रगड़ के इसको तिखा, चाकू वगैरह तिखे करते हैं, बस वही, उसी ऑयल स्टोन बोलते हैं उसको। कार्यशाला में पुरानी बेकार पड़ी रेतियों को फोर्ज करके, रेतियों से बनता है, ठीक है। किसी भी आकार का स्क्रैपर बनाया जा सकता है। स्क्रैपर के एक सिरे पर हत्था भी लगा होता है। इसका प्रयोग मशीनिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात
प्राप्त जॉ पर उपस्थित अतिरिक्त धातु को खुरचने के हटाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा 0.002 0.003 इंच लिखा हुआ है मोटाई तक की धातु खुरच कर हटाई जा सकती है। ये इतने प्रकार के होते हैं: फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, त्रिभुजाकार, टू हैंडल स्क्रैपर, बुल नोज स्क्रैपर। सबसे पहले बात करेंगे अपने फ्लैट स्क्रैपर की। ये जो मेटल है उसके ऊपर इरेगुलरिटी है, मतलब कहीं खड्डे हैं, कहीं उभरी हुई है ना, तो फ्लैट स्क्रैपर का वहीं यूज होता है। इसकी कटिंग एज पॉइंट की ओर बनाई जाती है। इसकी धार की ओर थोड़ा सा गोलाई में 75 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। जैसे ये आगे से ये देख रहे हैं ना, गोलाई देख रहे हो ना, ये 75 डिग्री है। इधर इसको इधर लेके जाएंगे ना अपने, ये 75 डिग्री का एंगल है। आगे बात समझ में? ये 75 डिग्री का एंगल है। इसकी लंबाई व चौड़ाई फ्लैट फाइल के समान होती है। इसे अधिक पुरानी फ्लैट फाइल से ही बनाया जाता है। स्क्रैपिंग क्रिया के लिए फ्लैट फाइल को उस तय पर पुश किया जाता है। ठीक है, इसके हैंडल हो गया, ये टैंग होगी। ये देखो मैंने बताया था ना, जिस हैंडल लगता है रेती में भी, जहाँ हैंडल लगता है उसे टैंग ही बोलते हैं। और ये बॉडी है और ये स्ट्रोक की दिशा है। आगे जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होएगा उसमें इसकी कटिंग होएगी। देखो, एक होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक, एक होता है बैकवर्ड स्ट्रोक। फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर धक्का मारना। जैसे इस स्क्रैपर को आगे की ओर धक्का मारेंगे तो ही मेटल छिलेगा। अब पीछे की ओर धक्का मारेंगे तो मेटल नहीं छिलेगा, आराम से आएगा ना। तो ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है, ये ध्यान रखना। फ्लैट स्क्रैपर हो गया। आगे बात करते हैं हुक स्क्रैपर की। ये डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा, मैं मेरा डायग्राम बनाता हूँ। जैसे फावड़ा देखा खेत में, फावड़ा, और यहाँ हैंडल होता है इसका, ये हैंडल है। अब कोई मेटल है, मेटल के ऊपर गड्ढे हैं। अब ये हुक हुक मतलब कि ऐसा काम करेगा। इस डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा ना, ये तो दिख रहा है, ये तो समझ में आ रहा होगा। मतलब खींचेंगे ना, इधर की तरफ खींचेंगे, जब पुल करेंगे, एक तो होता है पुश मतलब खेलना, एक होता है पुल मतलब खींचना। खींचेंगे तो ये ऊपर वाला मेटल हटता जाएगा, मेटल ऊपर वाला हटता जाएगा। ठीक है, ये पुल खींचे है। इसे पुल करके स्क्रैप करने के प्रयोग करते हैं। इसका पॉइंट के ओर से 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है। ये जो कोण है ये 90 डिग्री है। ये जो लास्ट वाला कोण था ये 90 डिग्री है, तभी तो मेटल हटेगा। इसलिए इसको हुक स्क्रैपर के नाम से भी जाना जाता है ही नाम इसका। चपटे तारों को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है इसका यूज। ठीक है, आगे है हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर, इसका यूज कहाँ होता है? जैसे बेरिंग का अंदर वाला जो खोल है, इसके अंदर बेरिंग लगता है। अब ये अंदर से जो हाफ राउंड शेप का है ना, इस राउंड शेप में सीधे वाले स्क्रैपर से तो काम नहीं बनता, बात नहीं बनेगी। इसलिए इसको इस दराती से के आकार का बनाया जाता है। दराती जो होती है ना, खेत में यूज करते हैं, वैसा इसको बना लिया जाता है। उससे होएगा क्या, कर्व सरफेस है ना, जैसे कि बैरिंग की अंदरूनी सतह कर्व सरफेस में है, इसलिए इसे बैरिंग स्क्रैपर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बॉडी अर्धगोलाकार शेप में होती है तथा इसके दोनों ओर कटिंग एज होती है। कटाई का कोण 45 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य होता है। हाफ राउंड स्क्रैपर प्लान बेरिंग की वक्राकार सतह की स्क्रैपिंग के लिए उपयोग करते हैं। 45 डिग्री से 65 डिग्री होता है इसका कोण जो, ठीक है, जो अंदर वाला कोण होता है, जो ये वाला कोण मान लो, ये वाला अंदर वाला जो कोण बनेगा ना, जैसे, ठीक है। आगे है त्रिभुजाकार स्क्रैपर। त्रिभुजाकार आपने फाइल देखी होगी ना, वैसा ही है ये स्क्रैपर। आगे से इसकी आकृति ऐसी दिखेगी, आगे से इसकी आकृति ऐसी ही दिखेगी। ठीक है, ये त्रिभुजाकार स्क्रैपर। इसका कहाँ यूज करते हैं? तीनों साइडें कटिंग करती है। जो जैसे पाइप है, कोई पाइप का जो अंदर वाला भाग काटना है, वक्र सतह है, जैसे पाइप के अंदर वाले भाग, यहाँ किनारी काटनी है, किनारी को घिसाना है तथा तेज धार को खुरचने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये त्रिभुजाकार ऐसा इस टाइप का होता है। आगे है डबल हैंडल स्क्रैपर। डबल हैंडल मतलब इसमें दो हैंडल होंगे, पहला हैंडल ये है और दूसरा हैंडल ये है। इससे दोनों हाथ से पकड़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम होएगा।
प्रयोग जो है बड़ी आकार की फ्लैट सतह को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। दोनों तरफ हैंडल लगे होते हैं, दोनों हैंडल के दोनों हाथों में पकड़कर स्क्रैपिंग की जाती है, दोनों हाथों से पकड़कर काम होता है। यह समतल व शीघ्रतापूर्वक स्क्रैपिंग करता है। ठीक है। आगे है बुल नोज स्क्रैपर। इसका जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये बुल मतलब सांड के नाक के आकार का है। बुल नोज बैल के नाक के समान फूली हुई होती है। इसके द्वारा समतल व हाफ राउंड सतह को स्क्रैप किया जाता है। इसकी धार गोलाई में होती है। जो धार आगे से गोलाई में होगी, प्रत्येक बड़े बेरिंग में ऑयल पॉकेट बनाने के लिए किया जाता है। ये जैसे बेरिंग है, ये बेरिंग चल रहा है, इसके अंदर ऑयल डालने के लिए एक जगह सी होती है ना ऑयल देने के लिए, बस उसके लिए इसका यूज जो किया जाता है ऑयल पॉकेट बनाने के लिए। आगे हो जाएगा वायर ब्रुश। इसका प्रयोग होता है जो ये जो बुरश होता है, एक लकड़ी का भी हो सकता है, लकड़ी का ही होता है, रबड़ का फाइबर टाइप का भी होता है कुछ। इसके अंदर जो वायर लगी होती है बहुत सारी गुच्छों में, वायर इसलिए लगी होती है, पहले इसका यूज करते थे तो दीवारों की, जो पक्की दीवार बनाते थे उसके अंदर से मिट्टी निकालने के लिए, लेकिन इसका और जगह भी यूज होता है। कोई भी प्रक्रिया करनी है उससे पूर्व जॉब को वायर ब्रश द्वारा साफ किया जाता है, जो पर मार्किंग एवं उसका मापन यथार्थपूर्वक किया जा सके। वायर ब्रश का उपयोग वेल्ड जोड़ों को साफ करने के लिए, मतलब कि जैसे आपने कोई दो शीट मेटल को जोड़ा है, इसके ऊपर वेल्डिंग करी है, इस वेल्डिंग के जो ऊपर काली सी परत होती है ना, जो ऑक्सीजन से इसकी सुरक्षा करती है, उसको हटा के बाद में भी इस पे कचरा होता है तो उसको साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे है एक एमरी पेपर, जिसको रेगमार भी बोलते हैं। एमरी, इसका यूज देखा होगा आपने, ये इसमें पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं। एमरी पेपर जैसे कि आपने देखा होगा, जंग लगी जो चीज़ है, जंग हटाना, इसका यूज क्या है, जंग हटाना और सतह को चमकाना। जो मेटल की जो सतह होती है ना उसको चमकाना, मेटल की सतह से चमक जाती है, जिससे क्या होएगा, साफ हो जाएगी। उसके बाद जैसे जॉब वगैरह बनाते हैं ना आईटीआई में, तो लास्ट में एक बार मार के अपने इंस्ट्रक्टर को जमा कराते हैं, ताकि वो अच्छे से उसका जो इंस्पेक्शन वो कर सके। आगे ये कैलिपर वगैरह तो बाद में करेंगे। ये आगे देखो आप, स्ट्राइकिंग टूल, स्ट्राइकिंग जो औजार, स्ट्राइक मतलब जो हथौड़े से, हथौड़ा है जिसपे, जिसका काम ही होता है ठोकना, है ना, मोड़ना, जॉब को विभिन्न आकार प्रदान करना, मोड़ना, काटना, जोड़ लगाने के लिए विभिन्न करके चोट मारने वाले जो औजार होते हैं वो स्ट्राइकिंग औजार होते हैं। पहला है इसमें हथौड़ा, दूसरा है मैलेट। ये हथौड़े को कास्ट स्टील की फोर्जिंग द्वारा बनाया जाता है। फोर्जिंग होती है, एक तो होती है फोर्जिंग, एक होती है कास्टिंग। इसमें फ़र्क समझ लो आप क्या होता है। फोर्जिंग तो वो होती है, जैसे गर्म करके लाल हो गया ना लोहा, उसके बाद उसको ठोक के शेप दी जाती है, उसे फोर्जिंग बोलते हैं। गर्म करने के बाद जो शेप दी जाती है, गर्म करने के बाद। और एक होती है कास्टिंग, जैसे कोई मेटल को पिघला दिया, पिघला मतलब पानी जैसा बना दिया मेटल को, उसके बाद उसको सांचे में डाल दिया जाता है, जैसे मेटल को इसका आकार ले लेके, तो इसे बोलते हैं कास्टिंग। तो समझ में आ जाएगा, ये जो फोर्जिंग है ना, फोर्जिंग मेथड से बनाया जाता है हथौड़ा। ठीक है। इसके जो पार्ट है ना, ये समझ लो। हाँ, एक बात और बताऊं मैं आपको, जैसे डायग्राम है ना, डायग्राम में कोई भी यहाँ ऐसे सिंबल दे देगा आपको, ये तीर लगा देगा और एक्स बोल देगा, और बोलेगा इसे आगे इसका नाम क्या है। ये ऐसे बहुत से जो क्वेश्चन पुट होते हैं। ठीक है। तो इसका नाम जो है, जैसे फेस है, ये पिन होगी ऊपर वाली, और ये टेपर्ड नेल है, ये हैंडल है, ये आई होल है, हथौड़े का जो आई होल होता है, इसके अंदर एक पच्चर लगती है ना, जिसको वेब बोलते हैं, वेज वेज बोलते हैं। वो मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये हथौड़ा है, ये हथौड़ा है, ये इसके अंदर होल है, ये इसके अंदर हैंडल लगा है। ये जो हैंडल है इसको अलग से बताता हूँ मैं। ये जो हैंडल लगा है ना, इसको यहाँ से कटिंग करते हैं, यहाँ से बीच में से काट देते हैं, फिर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, और फिर इसके अंदर लकड़ी का जो टुकड़ा होता है ना, ऐसे यहाँ से पतला होता है, अरे ढंग से बन जा, लकड़ी का टुकड़ा होता है ना,
ऐसे इधर से पतला होता है, इधर से मोटा होता है, इसको अंदर ठोक देते हैं तो ये लकड़ी इधर फैल जाती है और इधर फैल जाती है, और इसमें हैंडल में हैंडल इसके प्रॉपर जो चिक है इसके चिपक जाता है। ठीक है, तो इसको वेज बोलते हैं, इसको पत्थर को वेज बोलते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं काम के हिसाब से। ये होता है बॉल पिन, इसकी जो ये पिन होती है ना, ये पिन बोलते हैं इसको। और ये होता है फेस, ये आई होल होता है, ये होता है हैंडल। ठीक है, ये होती है चिक। यहाँ पे जो पच्चर लगाते हैं ना उसको बोलते हैं वेज। ये सारे नाम देख लेना यार, ध्यान से रट लेना, कोई भी नाम भी आ सकता है डायग्राम देके। तो जो इसकी जो पिन होती है ऊपर वाली, ये गोलाकार होती है। अब इसका काम क्या होएगा, और ये फेस होता है। जैसे कि एक शीट मेटल है, इसके ऊपर नीचे दूसरी शीट मेटल जोड़नी है। रिविट देखा होगा आपने ना, रिविट ऐसा होता है रिविट। इसमें रिविट लगाया, मान लो नीचे से लगा दिया रिविट, ये रिविट है, और इस ये ऊपर से गया, ये रिविट लग गया इसके अंदर। अब इसको ठोकेंगे, इधर से ठोकेंगे तो ये मुड़ मार जाएगा, ढंग से काम नहीं करेगा। अगर पिन से ठोकेंगे, पिन से रिविट को ठोकेंगे तो इसकी शेप ऐसे डलती जाएगी, डलती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा इसकी शेप प्रॉपर इसके डल जाएगी, यहाँ से कटिंग मतलब पूरे नीचे बैठ जाएगा ये, और ये प्रॉपर रिविट सेट हो जाएगा इसमें, और दो चादरें आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो रिविट को ठोकने के लिए, रिविट को चोट मारकर चारों तरफ फैलाने के लिए बॉल पिन हथौड़े का यूज करते हैं। इसके पिन की शेप अर्धगोलाकार, इसके फेस को छेनी अथवा पंच पर चोट मारने के लिए किया जाता है। इस फेस का यूज तो छेनी पर, पंच पर, कहीं भी यूज हो सकता है, सिर में मारने के लिए भी हो सकता है, लेकिन पिन का यूज होता है मेन, वो होता है रिविट को बिठाने के लिए। आगे है क्रॉस पिन। क्रॉस पिन देखो, ये जो फेस है जो ऊपर आ गया अब, और जो पिन है वो क्रॉस है। हैंडल तो इधर जा रहा है लेकिन उसकी पिन इधर जा रही है, क्रॉस में है ना इसके, ये देखो क्रॉस है और ये हैंडल इधर आ रहा है, तो इसीलिए इसको क्रॉस पिन बोला जाता है। इसका प्रयोग क्या है, किसी जॉब पर ग्रुप बनाने के लिए, कोई जॉब है, इस पे ठोका ग्रुप बन गया, ठोका ग्रुप बन गया, ऐसे ऐसे खाली सी बन जाएगी ना, एक नीचे ठोकते रहेंगे, तो ग्रुप बनाने के लिए। सपाट होती है, हैंडल से 90 डिग्री पर होती है, ये 90 डिग्री कोण पर है इसके। ठीक है, आगे चलते हैं स्ट्रेट पिन। अब जो हैंडल है उसी दिशा में इसकी पिन है, उसी दिशा में है, एंगल पे नहीं है, तो इसे स्ट्रेट पिन बोला जाता है। अब इसका काम भी सेम ही है, जॉब को मोड़ने के लिए अथवा इसमें ग्रुप बनाने के लिए होता है। जैसे ये जॉब है, कोई नीचे सॉलिड कोई मेटल रखा हुआ है, इसके ऊपर आपने कोई शीट रखनी है, शीट रख दी शीट। अब इसको यहाँ से मोड़ना है तो यहाँ पे ठोकेंगे, हैमर को यहाँ पे ठोकेंगे, तो ये शीट इधर मुड़ जाएगी, पूरी नीचे मुड़ जाएगी। ठीक है, तो इस जगह इसका यूज़ होता है। आगे है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर क्या होता है, जो टेंट लगाते हैं वो बड़ा सा हैमर होता है ना उनके पास, देखा होगा आपने, उसको घन भी बोलते हैं। घन बहुत भारी होता है ये। तो जिस टेंट की जो नीचे गड्ढा करने के लिए ज़मीन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, हैंडल की लंबाई इसके बार पर निर्भर करती है, कितना बार रखना है। हथौड़े का वजन 3 से 9 kg तक होता है, इसको स्लेज बोलते हैं, स्लेज हैमर। आगे है मैलेट। मैलेट मतलब कि लकड़ी से बना होगा ये हथौड़ा। अब लकड़ी से बना होगा तो इसका यूज क्या, जैसे अलमारियां बनाते हैं ना, अलमारियां पेटियां बनाने के लिए, और जो कार की बॉडी वगैरह उसको ठीक करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि इससे क्या है, चादर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, चादर पे गड्ढे नहीं पड़ेंगे, दूसरे मेटल वाले थोड़े से गड्ढे पड़ जाएंगे, जॉब पर निशान नहीं पड़ते हैं इसके प्रकार से। ये लकड़ी का बना होता है। ठीक है, हार्ड रबड़ का भी बना हो सकता है, कच्चा चमड़ा, नायलॉन का भी, टेलीफोन लेड अथवा तांबे का प्रयोग होता है इसमें। सीट मेटल शॉप में अधिकतर लकड़ी का मेटल ही प्रयोग होता है, क्योंकि सीट मेटल में अगर दूसरे हथौड़े यूज करेंगे तो उससे निशान पड़ जाएंगे। आगे है स्टैंडर्ड वुडन मैलेट। धातु चादरों को सीधा करने के लिए, सीधा करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोनों तरफ फेस जो होता है समतल होता है, ये भी फेस समतल है, इधर भी फेस समतल है, सेम होएगा इसमें। ठीक है, पिन फून नहीं होती इसमें। ये देखो, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ऐसी शेप में लाना है। ऊपर सीट रखी हुई है तो यहाँ से ये दब दब जाएगी, दब जाएगी, दब जाएगी चारों तरफ से, तो इस शेप में प्रॉपर आ जाएगी सीट। आगे है बोसिंग मैलेट। दोनों सिरे गोलाई में होते हैं, ये देखो ये भी गोल है और नीचे वाला भी गोल है। उपयोग जो है इसका, चादर से बने पाइप अथवा
कंटेनर को अंदर से बाहर की ओर ठोकने के लिए किया जाता है। जो ये दिख रहे हो इस प्रकार का सांचा, सांचे में चादर को डालने के लिए, या जो ये जो चादर की कोई मेटल है, ये सीट बड़ी हुई है ना, इसको अंदर की तरफ ठोकने के लिए, अंदर से बाहर की तरफ ठोकने के लिए किया जाता है, मतलब शेप देने के लिए किया जाता है। आगे एंड फैक्ट मैलेट, पिन हथौड़े के, लकड़ी से बना क्रॉस पिन हथौड़े के समान। ये देखो, ये तो थोड़ा क्रॉस पिन लग रहा है ना ये। प्रयोग चादर को तार पर फैलाने अथवा मोड़ने के लिए किया जाता है। ये देखो अंदर जो डाई है, जिस जिस हिसाब से मोड़नी है चादर को, अब यहाँ से चादर मुड़ जाएगी, पूरा इसी शेप में पूरी आ जाएगी, प्रॉपर आ जाएगी, ठोकते रहेंगे ना धीरे धीरे इसी शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका कहाँ यूज होता होगा आप समझ ही गए होंगे। आगे जो है बात करते हैं अपने कटिंग औजार, मतलब काटने के लिए जो यूज करते हैं उसे कटिंग औजार बोलते हैं। बहुत से कर्तन औजार यूज किए जाते हैं तथा विशिष्ट सतह परिष्कृत सरफेस है जो फिनिशिंग और आकृति सही हो जाती है, हेक्साइंग रेतन आदि से क्रियाएं की जाती है। रेतन मतलब रेती से जो काम होता है ना, फाइल से। हेक्साइंग मतलब हेक्सा से। पहले नंबर पे हैं छैनियाँ, पतली धातुओं की छैनियाँ, हल्की व पतली धातुओं की फ्लैट राउंड एंगल आयरन तथा 1/8 इंच तक मोटी चादरों को काटने के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औजार है। 1/8 इंच तक जिसकी मोटाई होगी ना, उसी को ही अपने काट सकते हैं। सतह से आवश्यक धातु को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में काटकर अलग करने की जो कार्य करती है यह छेनी। ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। मैंने बोला था आपको, जो कटिंग औजार है वो हाई कार्बन स्टील के बने होंगे। जो क्रोम वेनेडियम स्टील का गोला होता है वो षटभुजाकार, या मतलब इसका जो ये जो छेनी का जो बॉडी है ना वो षटभुजाकार होता है। ठीक है। फोर्जिंग द्वारा, बोला था मैंने फोर्जिंग क्या होती है, कास्टिंग होती है। फोर्जिंग विधि द्वारा शीर्ष को 70 डिग्री के कोण पर शंक्वाकार बनाया जाता है। मतलब कि ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, शीर्ष, इस पे हथौड़ा मारेंगे छानी तभी काटेगी ना मेटल को, ये 70 डिग्री पे है। ठीक है। 70 डिग्री पे बनाया जाता है ये। निचले भाग को उल्टे आयताकार पिरामिड की भांति बनाया जाता है। उल्टे आयताकार पिरामिड वाले जो होते हैं भाग को काटने में काम लेते हैं। ये जो छेनी दिख रही है ना, ये इसका जो नीचे वाला पॉइंट है, इसी से ही जो मेटल है वो काटा जाता है, काटने के काम लिया जाता है। कटिंग एज पर 35 से 70 डिग्री कोण पर रखा जाता है इसको। इसका जो आगे वाला जो कटिंग एज है, इसी को जो 70 डिग्री पर रखा जाता है, यहाँ पे 35 डिग्री से 70 डिग्री पर रखा जाता है। और मुलायम धातु के लिए यह कोण कम भी हो सकता है और कठोर धातु के लिए यह कोण अधिक होता है। इसका मतलब जैसे कोई शीट मेटल है, अब इसको इस एंगल पे रखेंगे, आगे स्ट्राइक करेंगे हथौड़े से, तो ये नीचे की तरफ गड्ढा करेगा। और एक जो शीट मेटल है उसको इस टाइप से रखेंगे, ज़्यादा एंगल में रखेंगे, कम एंगल में रखेंगे, सॉरी ये एंगल कम हो गया ना, तो इससे क्या ऊपर ऊपर की सरफेस है उसको काटता जाएगा, और इससे क्या नीचे गड्ढा करता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मुलायम है उसके लिए तो अधिक एंगल रखेंगे, और जो हार्ड है उसके लिए ज़्यादा एंगल रखेंगे। तो इसे उष्मा उपचार द्वारा हार्ड व टेम्पर कर लिया जाता है। इसका जो पॉइंट का कोण है ना, आगे वाला जो एंगल, इसको उष्मा उपचार से, हीट ट्रीटमेंट से इसको हार्ड व टेम्पर कर लेते हैं ताकि ये और ज़्यादा इम्पैक्ट सह सके। छेनी की लंबाई 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 150 mm की छेनियाँ ज़्यादातर यूज में आती है। शीर्ष, बॉडी तथा कटिंग एज छेनी के मुख्य भाग हैं। इसको शैंक भी बोल सकते हैं। शैंक, इसको बॉडी को शैंक बोलते हैं, और टैंग ऊपर वाले को बोलते हैं टैंग। इसके ऊपर हैंडल तो लगना नहीं है, इसके ऊपर हथौड़े से इम्पैक्ट ही होना। ठीक है। तो आगे के जो कटिंग करेगा जहाँ से, उसको बोलते हैं कटिंग एज, या कटिंग एंगल जो दिया जाता है उसको कटिंग एंगल बोलते हैं। छेनियाँ बो टाइप की होती है। फ्लैट छेनी, ये डायग्राम है फ्लैट छेनी का। इसमें चौड़ाई है ना जो, वो मोटाई से अधिक होती है। ये वाले चीज़ें थोड़ी सी उभरे होते हैं इधर से। ये चौड़ाई है, मोटाई से अधिक होती है। कटिंग एज है जो वी आकार में होती है। ये जो आगे से दिख रहा है ना जो वी आकार है, ये पूरा का पूरा दोनों साइडों में चपटी होती है। हल्की गोलाई भी दी जाती है, मतलब
इस चीज़ में थोड़ी सी गोलाई दी जाती है ताकि मेटल को आसानी से काट सके। अगर पूरी फ्लैट बनाएंगे तो इतना कम काटेगी ना मेटल को, कटिंग सुविधा मिलती है। लगभग प्रत्येक साइज की फ्लैट छेनी प्रयोग में आती है। यह सबसे अधिक प्रयोग करते हैं जो नॉर्मल प्रयोग से धातु को चिपिंग के रूप में हटाया जाता है। अब चिपिंग होती क्या है, जैसे कोई शीट मेटल है, इसके ऊपर से इरेगुलरिटी है, मतलब कि ऊपर उभरी हुई सरफेस है, तो ये छेनी यहाँ लगाई, इसके ऊपर हथौड़े से मारेंगे तो ये मेटल हटता जाएगा ना, ये हटता जाएगा मेटल, धीरे धीरे ये साफ हो जाएगी सरफेस ऊपर वाली जो, तो इसे ही चिपिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी इसी के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका जो प्रयोग है धातु को चिपिंग के रूप में हटाने के लिए। फ्लैट छन्नी का प्रयोग तार, पतली चादरों तथा गोल छड़ों को काटने के अतिरिक्त पुराने रिविट, जाम, नट तथा बोल्ट को काटने में किया जाता है। दो शीट मेटल जुड़ी हुई है, शीट मेटल को किससे जोड़ा जाता है, रिविट से जोड़ा जाता है, रिविट से जोड़ा जाता है, ये रिविट जुड़ी हुई है। अब इसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो बाद में रिविट को हटा दिया जाता है। तो रिविट हटाने के लिए या पुराने बोल्ट को काटने के लिए भी यूज करी जाती है। आगे जो क्रॉस कट है उसका डायग्राम देखो, ये वाला जो क्रॉस कट छेनी होती है, इसकी चौड़ाई या मोटाई से कम होती है। आगे से ये पॉइंट है, ये कटिंग करेगा, इसका इसका कोई और काम होता है, कटिंग नहीं करता। शाफ्ट या हब में कीवे बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और खांचे काटने के लिए। अब कीवे क्या होता है, जैसे कि कोई शाफ्ट है, गोल होती है ना शाफ्ट, इसके ऊपर कोई चीज़ लगानी है अपने को, जैसे ये टायर सा लगाना है, तो ये टायर इसके ऊपर स्लाइड करेगा, इसलिए इसको बीच में से ऐसे खांचा काट लिया जाता है, और इसके टायर में से भी खांचा काट लिया जाता है। अब दोनों में कोई चीज़ लगा दी जाती है जिससे लॉक हो जाता है, जिससे स्लाइड नहीं करेगा घूमते टाइम, तो इसे ही बोलते हैं कीवे। तो कीवे काटने के लिए क्रॉस कट छन्नी का यूज करते हैं। हाफ राउंड ग्रो भी बनाए जाते हैं। काटने वाली धार की लंबाई 3 mm से 12 mm, ये याद मत रखना, चौड़ाई 5 से 9 mm तक होती है। कटिंग एज को अपेक्षा पिछला भाग कुछ पतला बनाया जाता है। आगे है डायमंड पॉइंट। नुकीला जो इसका पॉइंट है वो वी ग्रूव काटे जाते हैं उससे। और क्या होता है, इसे आयताकार ग्रूव के कोने शार्प करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने पिछले बार बताया था ना, ये की होल है, ये शाफ्ट है, आपकी शाफ्ट इधर जा रही है। अब ये जो आयताकार भाग बना दिया शाफ्ट के अंदर, कीवे काट दिया, अब इसके जो कोने हैं ना उसको और ज़्यादा स्मूथ और ढंग से बनाने के लिए डायमंड पॉइंट छेनी का यूज किया जाता है। आगे जो बात करते हैं अपने हाफ राउंड छेनी की, इस छेनी के आगे से टेपर भाग को अर्धवर्ताकार आकार में बनाया जाता है। इसके जो सिरे पर कटिंग एज बनाई जाती है, जिससे कटिंग एज की चौड़ाई बहुत कम होती है। हाफ राउंड छेनी का फोर्जिंग कोण 30 तथा कटिंग कोण 30 से 35 डिग्री होता है। फोर्जिंग कोण मतलब कि जब इसको बनाया जा रहा है तब तो इसका वो है, अब जब कटिंग कर रही है तब ये 35 से, ये जो एंगल है ये रखेंगे 35 से 45 डिग्री तक का रखेंगे। ठीक है। हब आदि में कीवे काटने के लिए और ऑयल ग्रूव बनाने के लिए, ऑयल ग्रूव बताया था ना जो बेरिंग के ऊपर बनते हैं, जो ऑयल ग्रूव बनाने के लिए। आगे गऊ माउथ छेनी, ये इस प्रकार की होती है, कार्यखंड को परिधि में काटने के लिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त यह गोलाकार कट लगाने के लिए, रिविट हेड के व्यास को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। गोलाकार चीज़ों को काटने के लिए यूज करते हैं इसका। खोखली छेनी, जो पंच था ना होलो पंच, वैसी ये खोखली छेनी होती है। मुलायम धातुओं से, चमड़ा आदि से रबड़ शीट काटने के लिए इसका यूज करते हैं। कटिंग एज है जो वर्ताकार होती है। ठीक है, और इसमें जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ लो, उतनी लाइनें ही काफ़ी है आपके लिए। आगे है ऑफ सेट छेनी। ऑफ सेट छेनी का डायग्राम ये देखो, ऑफ सेट छेनी, इसका जो यूज करते हैं वो पता कहाँ होता है, ये क्या बन गया रे, ऐसा तो कुछ बनाना ही नहीं था रे, सिलेक्ट हो जा रे, ऐसा कुछ थोड़ी बनाना था। अब देखो, ठीक है, अब छेनी यहाँ से है, अब वो यहाँ से तो कैसे काट पाएगी यार, इसलिए ऐसी छेनी जो यहाँ घुस गई
अब यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगे, यहाँ पे ठोकेंगे तो यहाँ इम्पैक्ट होएगा ना, बस ऐसे कुछ जॉब को ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। आगे है वेब छेनी। वेब छेनी का यूज कहाँ होता है, जैसे ये शीट मेटल है, इसके अंदर आपने ड्रिलिंग कर दी बहुत सारी, अब इस सारी चीज़ को हटाना है तो वेब छेनी ये दो होल को साथ में ले जाएगी नीचे की तरफ, है ना, होल पूरा निकल जाएगा, खाली हो जाएगा ये। छेनियों के लिए जो कटिंग एंगल है वो होते तो बहुत सारे हैं, पर देख लेना अपने हिसाब से, याद रख लेना। कठोर धातुओं के लिए कटिंग एंगल अधिक और नरम धातुओं के लिए कटिंग एंगल कम रखा जाता है। इस्पात, फ्लैट छेनी के, फ्लैट छेनी से इस्पात पर कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग एंगल 70 डिग्री होएगा। क्रॉस कट छेनी से इस्पात पर कटिंग कर रहे हैं तो इसका भी 70 डिग्री होएगा। डायमंड पॉइंट छेनी से इस्पात पर कटिंग कर रहे हैं तो 60 डिग्री एंगल होएगा। ठीक है, ये सारे एंगल दिए गए हैं। और छेनियों को यूज करते समय सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए, कार्यखंड की धातु के अनुसार ही छेनी का कटिंग एंगल रखना चाहिए। कटिंग एज उत्तल होना चाहिए, कटिंग जो एज है ना वो उत्तल होना चाहिए, मतलब कि यह छेनी है, पीछे हेड है इसका जहाँ पे हथौड़े से मारेंगे, और आगे से ऐसे रखेंगे उत्तलाकार, तभी ढंग से कटिंग हो पाएगी। अगर पूरा फ्लैट रखेंगे ऐसे तो कटिंग नहीं हो पाएगी ना, ये इस चीज़ को बोल रहा है, उत्तल होना चाहिए। इससे छेनी का लाइफ टाइम बढ़ जाता है, काटने में भी आसानी रहती है। कार्य करते रहने में यदि छेनी के हेड की धातु फैल गई है तो उसे ग्राइंड कर देना, मतलब इस पे हथौड़ा मारते रहेंगे तो ये फैलेगी। अब ये फैल चुकी है तो इसको ना टाइम टाइम पे कटिंग करते रहना चाहिए, ये ग्राइंड करते रहना चाहिए। इससे धातु के टुकड़े चोट लगने का भय रहता है। हथौड़े के फेस या छेनी के हेड पर कोई भी चिकनाई नहीं लगी होनी चाहिए, वरना ये स्लाइड कर जाएगा थोड़ा ऊपर से। चिपिंग के समय गार्ड का प्रयोग करना न भूलें। चिपिंग कर रहे होते हैं ना जो मेटल से, जो हटाते हैं मेटल से ऊपर वाली सरफेस हटाते हैं, जो टुकड़ा हट गया जैसे, तो इसके लिए क्या गार्ड का उपयोग करना चाहिए। चिपिंग अपने आँख वगैरह में ना लग जाए, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए गार्ड होता है। सो अपनी छेनी और पंच हो चुके हैं, कटिंग टूल्स जो अपने चल रहे हैं उसके। सो गाइज आपको फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।